हाँ बात नहीं क्या, और हाथ मिला ले, और हाथ मिला ले। मैं बोल रहा हूँ बात नहीं तो बढ़िया वो हाथ ऐसा मिला दे। साले माँ बेशरम बच्चे। चेहरे से तो लगता ही नहीं कि 12th में होंगे। इन्हें पूर्ण विश्वास में है कि जनरल प्रमोशन मिलेगा इनको। हाँ नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है। ठीक है चलो ध्यान से इसके बाद समझना, मतलब जो आप लोग पढ़ चुके हो वही चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। हो सकता है कि मेरे से ज़्यादा जानते होगे आप इसके बारे में। एटम्स या एटॉमिक स्ट्रक्चर। माता जी ठीक से बैठ जाओ ना, क्लास है ये, तुम्हारा घर नहीं है। सोने नहीं आया हो क्लास में। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है आपका ये सब, है ना। 11th में वही चीज़ें रिपीट होगी, है ना। और हो सकता है कि केमिस्ट्री में आपने ज़्यादा पढ़े होंगे। ठीक चलो, मतलब हम पढ़ेंगे एक्चुअल में एटम के बारे में, ठीक है ना। तो एक्चुअल में साइंस की जब शुरुआत हुई तो कब हुई, एक लगभग मतलब 1800 ईस्वी के पहले। तब लोगों को समझ में थोड़ा सा आया कि साइंस भी कोई चीज़ होती होगी, है ना। कि भाई न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया अपना, ठीक, सेब गिरा, है ना, तो उसकी बुद्धि जागी। खा लेता तो मज़े में रहते हम लोग, हमको इतना टेंशन नहीं रहता ना। खाया नहीं लेकिन गड़बड़ कर दिया उसने, ठीक, पूरी रिसर्च कर डाला उसमें, ठीक है ना। तो 1800 के मतलब पहले मान के चलो कि हमारे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भाई हम क्या मानते थे, सब पंच तत्व मानते थे। उस समय एटम कुछ थोड़ी था ये, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले थ्योरी आई थी किसकी, तानिया, सबसे पहले थ्योरी किसने दिया? एटम की तो बात कर रहे हैं अपन, आस पड़ोस की बात थोड़ी कर रहे हैं। हाँ किसने? थॉमसन ने। शायद आपको नहीं मालूम होगा, थॉमसन के पहले डाल्टन सामने दे दिए थे थ्योरी। पढ़े हो क्या? डाल्टन साहब ने सबसे पहले दिए थ्योरी। तो उन्होंने ये बोला कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मटेरियल इज एटम। क्या कहा उन्होंने उसको? एटम। और एटम कैसा होता है? न्यूट्रल। एटम कैसा होता है? न्यूट्रल। मतलब किसी भी मटेरियल की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम है। कि कोई भी चीज़ अगर बनाए इसका मतलब वो एटम से ही बना है। तो क्या हम लोग भी एटम से बने कि हम लोग नहीं, हम मटेरियल नहीं है? हाँ परियुल, बने हैं ना भाई। हमारा शरीर भी तो मटेरियल ही है ना आखिर, ठीक। बाकी हमारे शरीर में तो पूरी साइंस भरी पड़ी है। चाहे आप बायोलॉजी ले लो, चाहे आप केमिस्ट्री ले लो, चाहे आप फिजिक्स ले लो, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड शरीर के अंदर ही है, ठीक है ना। ब्रेन काम करता है ना ड्यू टू न्यूरॉन्स, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारी बॉडी में, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तभी तो आज टच स्क्रीन यूज़ कर पा रहे हो आप। टच करने की चालू शरीर का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बताया कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मटेरियल इज एटम, ठीक। भाई किसी भी मटेरियल की सबसे छोटी चीज़ अगर कोई है तो वो कौन है? एटम है। और एटम कैसा होता है? न्यूट्रल। पहली बात। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताया कि एवरी मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है ना। एवरी मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक। भाई स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है, ठीक है। लेकिन हर चीज़ बनी किससे?
एटम से ही बनी हुई है। ठीक। तीसरी बात उन्होंने बोला कि डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट एटम्स मतलब भाई अलग अलग मटेरियल्स के एटम का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो अलग अलग होता है। भाई ऐसा थोड़ी कि हर मटेरियल का एटम एक जैसे ही प्रॉपर्टी शो करेगा, ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग होता है। ठीक है ना। तो डाल्टन्स थ्योरी में ये 3 पॉइंट थे। उन्होंने बताया कि स्मॉलेस्ट यूनिट मटेरियल की क्या है, एटम है, और एटम कैसा होता है, बेसिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है ना। उन्होंने किसी भी चीज़ को छू छा के देखा होगा, झटका वटका नहीं लगा, तो उन्होंने बोले भैया न्यूट्रल है ये तो। ठीक। दूसरी चीज़, एवरी मटेरियल इज मेड अप ऑफ बाय एटम्स। और तीसरा, डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट एटम्स अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। साइज हो, मतलब सारी चीज़ें, कैरेक्टरिस्टिक बोल दिया आपने, मतलब सारी चीज़ें आ गई। ठीक है ना। तो ये थी एक्चुअल में डाल्टन्स थ्योरी। लेकिन डाल्टन्स थ्योरी फिर बाद में फेल हो गई। ठीक। कारण भाई उसके बाद ये मान के चलो लगभग इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज मानस याद है कोई? सन 1? हाँ, किसके आसपास? 1700 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया, ठीक है ना, बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन है वो। तो 1897 में 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो डाल्टन साहब इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस को प्रूफ नहीं कर पाए, इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस को ये प्रूफ नहीं कर पाए, है ना। और भी दूसरी चीज़ें थी। अब चूंकि आपने रे ऑप्टिक्स पढ़े नहीं हो तो मेरी समस्याएं बढ़ गई अब, है ना। स्पेक्ट्रम के बारे में नॉलेज है कुछ? मुंडी सोच समझ के हिला ना, बहुत जम के हिलाई मुंडी। ये तुम्हारा मास्क कैसा है? नाक खुलती है तो मुंह बंद हो जाता है, और नाक बंद करती है तो मुंह खुल जाता है। चलो ठीक, ध्यान देना। मैं स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, है ना, नहीं तो आगे इसके बाद जितना भी मैं पेपे करूँगा उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। ठीक है ना। ये 3 पॉइंट याद रखना, डाल्टन्स थ्योरी। ठीक है। स्पेक्ट्रम, कौन सा स्पेक्ट्रम? कौन सा स्पेक्ट्रम? ये जो हम लोग देखते हैं ना, इंद्रधनुष, रेनबो, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। एटम का स्पेक्ट्रम। तो इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये एक्चुअल में अगर आप प्रिज्म वाला चैप्टर पढ़ते तो उसमें ये चीज़ें आती, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फिर टाइप्स ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूअस, लीनियर और बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। खैर समझ लो ध्यान से। भाई ऐसे मान लो हमने कोई मटेरियल लिए, क्या लिए? मटेरियल। अब इस मटेरियल में आप ऐसा मान लो कि हमने लाइट इंसिडेंट करे, क्या करे? लाइट। तो एक्चुअल में लाइट हम बोल देते हैं, एक्चुअल में वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये सिंपल सनलाइट आ रही है ना, तो हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में उसको लाइट बोलते हैं, ठीक। इन्हें वर्ल्ड लेवल में लाइट बोलते हैं। हम तो पहले इसको प्रकाश ही बोलते थे ना, क्या बोलते थे? प्रकाश मतलब लाइट। एक्चुअल में दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आप ऐसा मान लो, अगर किसी मटेरियल में हमने लाइट डाले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें सारी वेवलेंथ है, जिसमें सारी वेवलेंथ है, मतलब जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक सारी वेवलेंथ है मान लो, ठीक है ना। हालांकि जो लाइट हम लोग देख पा रहे हैं ना, इसकी वेवलेंथ तो फिक्स है, 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम। हम आँख से यही देख पाते हैं बस, इससे ज़्यादा वाली भी हम नहीं देख पाते, इससे कम वाली भी हम नहीं देख पाते, है ना। इससे कम वाली मतलब एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज, ये हमको दिखती थोड़ी है। एक्स रे, कल्पना करके देखो, एक्स रेज, तो एक्स रेज मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है वो। एक्सरे मशीनें आती ना,
तो कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए मशीन को ऑन करते हैं, एक्सरेज इंसिडेंट होती है तो मांस को तो छेद कर देती है, हड्डी को वो पार नहीं कर पाती, तो बोन से रिफ्लेक्ट होकर वो फिल्म पर अपना इमेज बना देती है। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं वो। तो मान लिया हमने कि अगर मटेरियल में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डाले, लाइट सारी वेवलेंथ है ऐसा मान लो, होती नहीं है, मान लिया हमने, ठीक है ना। तो ये जो मटेरियल है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दी है। फोटोग्राफिक प्लेट किसकी बनी होती है, शायद पढ़े होगे, ZNS किसकी बनी होती है, फोटोग्राफिक प्लेट। क्या है ये, फोटोग्राफिक प्लेट है ये, फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है ना। तो जब ये लाइट यहाँ इंसिडेंट हुआ तो यहाँ से बचकर जो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आगे निकल गई, मटेरियल से टकराई और कहाँ चली गई, आगे। तो हमने इसका स्पेक्ट्रम बनाया, मतलब इस फोटोग्राफिक प्लेट पर जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टकराती हैं तो ये फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती हैं। क्या प्रोड्यूस करती हैं, फ्लोरोसेंस, है ना। तो जब ये यहाँ टकराई तो यहाँ जो स्पेक्ट्रम बना इसको एक्चुअल में हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कौन सा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जब ये लाइट, भाई लाइट का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब उसमें एनर्जी भी है। तो जब ये लाइट इस मटेरियल से टकराया तो यहाँ इसके अंदर कुछ कुछ हुआ, यहाँ इसके अंदर कुछ कुछ हुआ, और कुछ कुछ होने के बाद ये जो लाइट यहाँ से आया इसको भी हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट पर लिए। तो ये जो स्पेक्ट्रम बनता है इसको हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। कौन सा, इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। अब इमिशन स्पेक्ट्रम, ध्यान से सुनना, तो इमिशन स्पेक्ट्रम में एक तो होता है कंटिन्यूअस। कौन सा, कंटिन्यूअस। तो इमिशन स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूअस कब बोलते हैं, जब उसमें सारे वेवलेंथ मौजूद हों, सारे कलर मौजूद हों, यानी वायलेट से लेकर रेड तक। तो इमिशन स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। जैसे सनलाइट का जब स्पेक्ट्रम बनता है तो वो भी कंटिन्यूअस होता है, पूरे कलर होते हैं ना रेनबो में, तो वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। मान लो जैसे हमने हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाया अपन, तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में सारे कलर नहीं होते हैं, 4 अलग अलग कलर की लाइंस हमको दिखती हैं, लाल, हरी, नीली और बैगनी। लाल मतलब रेड, नीली यानी ब्लू, हरी मतलब ग्रीन, और बैगनी यानी वॉयलेट। 4 ही दिखती बस। तो डिपेंड, पूरे कलर क्यों नहीं दिखे, पूरे कलर क्यों नहीं दिखे भाई, क्योंकि वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम का इमिशन स्पेक्ट्रम था, कोई उसमें दूसरे एटम नहीं थे, ठीक है ना। वैसे ही अगर मानो सपोज हम लें सोडियम, सोडियम है ना, तो सोडियम के स्पेक्ट्रम में 2 रेखाएं दिखती हैं, मतलब 2 ब्राइट लाइंस दिखेंगी येलो कलर की। कौन से कलर की, येलो, है ना, जिनको बाद में नाम एक्चुअल में दिया गया था D1 और D2, जिनका वेवलेंथ होता है 5890 और 5896 एंगस्ट्रम में। किसमें, तो कहने का मतलब ये है कि हर मटेरियल का इमिशन स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है, सबका अलग अलग। भाई सोडियम के इमिशन स्पेक्ट्रम में 2 ब्राइट लाइंस दिखती हैं, D1 D2 येलो वाली। हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम में 4 लाइंस दिखती हैं, है ना, रेड, ग्रीन, ब्लू और वायलेट, ठीक है। तो क्या है, जब हमने मटेरियल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डाले, मतलब लाइट, तो यहाँ से जो बचकर निकल गई आगे, तो इसका जो स्पेक्ट्रम बना उसको हमने बोले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में लाइंस तो दिखती हैं, लाइंस तो दिखती हैं, लेकिन डार्क लाइंस दिखती हैं। कैसी, डार्क लाइंस, ठीक है ना। हालांकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक अलग चीज़ होता है। एब्जॉर्प्शन वर्ड आ रहा है ना, इसका मतलब कुछ न कुछ एब्जॉर्ब हो गया होगा। तो आप सोच के देखो,
जब ये लाइट इस मटेरियल में आया तो इस मटेरियल ने कुछ एब्जॉर्ब किया होगा। भाई अगर मान लो आप एक कांच की प्लेट को धूप में रख दो तो उसने क्या लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया? क्या ग्लास प्लेट को धूप में आप रख दो तो उसने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया कि नहीं किया? नियति, किया या नहीं किया? किया। कैसे पता चला? थोड़ा बहुत भी गर्म हो गया ना, गर्म हुआ ना भाई, गर्म हुआ मतलब उसने एब्जॉर्ब तो किया। ठीक है, कुछ एब्जॉर्प्शन हो गया, कुछ रिफ्लेक्ट भी तो होगा ना, और कुछ ट्रांसमिट भी होगा, आर पार भी निकल जाएगा। तो ये जो रिफ्लेक्ट हो गई, इसका जो है स्पेक्ट्रम बना, उसको हमने क्या बोले? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लेकिन यहां जो कुछ कुछ हुआ, अब कुछ कुछ हुआ का मतलब ध्यान से सुनो, ये जो एनर्जी आई तो यहां के एटम से उस एनर्जी को क्या कर लिए? एब्जॉर्ब। और शायद मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में इतना आपने पढ़े होंगे कि व्हेन एटम एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सोर्स दे गोज इन अपर स्टेट, वो एक्साइटिंग स्टेट में चले जाते हैं, और एक्साइटिंग स्टेट में बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते, फिर वो अपने ग्राउंड क्वांटम स्टेट में आ जाते हैं, एनर्जी रिलीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एनर्जी रिलीज। तो उनने जो रिलीज करे तो उसी के, मेरे कहने का मतलब वही था, कुछ कुछ हुआ। ठीक है ना? तो अब यहां से जो एनर्जी रिलीज हुई उसका जो हमने स्पेक्ट्रम बनाया, इसको हमने क्या बोले? इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोले? इमिशन स्पेक्ट्रम। आई बात समझ में? हर मटेरियल का स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है। यानी स्पेक्ट्रम को देख के हम बता सकते हैं कि वो मटेरियल कौन सा है। स्पेक्ट्रम लाइंस को ऑब्जर्व करके हम ये बता सकते हैं कि भाई वो आयरन का है कि नियॉन का है, जिसका भी होगा। ठीक है ना? चलो, तो ये थी एक्चुअल में स्पेक्ट्रम, थोड़ी बहुत ऐसी बता दिया मैंने, पूरा नहीं। तो पहले थ्योरी किसने दिया? डाल्टन साहब ने। लेकिन डाल्टन साहब ये स्पेक्ट्रम थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, स्पेक्ट्रम थ्योरी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है ना? और उसी समय भाई जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया। ठीक, और उसी समय अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसका? रदरफोर्ड का। वो भी उसी समय आया था, वो भी उसी समय आया था, है ना? तो पहले तो ऐसा था कि डाल्टन साहब ने जो बोले तो लोगों ने उसको सच मान लिया। फिर बाद में लोगों ने थोड़ा सा और विद्वान आ गए, उन्होंने बोले नहीं, ये सब फालतू की बात है ये। ठीक, तो भैया आप उसको गलत सिद्ध करो। भाई अगर आप कुछ बोल रहे हो और आप बोल रहे हो कि नहीं यही सही है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अब ये थोड़ी कि मैं बोल दूं कि 2 महीने बाद पूरी दुनिया खत्म, तो मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा, तब तो कोई विश्वास करेगा, हैं? ये तो दौड़ा देंगे बंदी जबंदी। आई बात समझ में? ठीक है ना? चलो, तो डाल्टन थ्योरी वहाँ, वो स्पेक्ट्रम थ्योरी भी प्रूफ नहीं कर पाए, इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस के बारे में भी नहीं बता पाए। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया, भाई उन्होंने बोला कि नहीं एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन डाल्टन साहब इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस को प्रूफ नहीं कर पाए, स्पेक्ट्रम थ्योरी भी प्रूफ नहीं कर पाए, तो वो तो गए ठंडे बस्ते में अब, है ना? अब थॉमसन साहब थोड़ा सा फॉर्म में आ गए थे, उनकी थ्योरी आई। तो जे थॉमसन ने क्या बताया? आस्था, भाई केमिस्ट पढ़े हो ना 11th में, याद होगा ना थोड़ा बहुत। थॉमसन साहब ने क्या बताया? हालांकि बाद में वो भी गलत हो गया था, रदरफोर्ड आ गए, रदरफोर्ड साहब ने भी थोड़ा सा बताया, अच्छा बताए, थोड़ा बहुत वो भी नहीं बता पाए। फिर बोर साहब आ गए, बोर साहब ने बहुत अच्छा बताया। ठीक, साइंस डेवलप होते गया। तो बाद में जो थ्योरी आई थी मेरे ख्याल से सोमरफील्ड की आई, सोमरफील्ड के बाद फिर हाइजेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़े होगे शायद, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन h/4 पाई। ठीक, ये सेगमेंट ऐसा है जिसमें रिसर्च अभी भी चल रही है। अब आस्था बोले कि मेरे को काय खड़े कर दिए, जब खुद ही बोलना है तो सुन लो काम की चीज़। ये सेगमेंट ऐसा है जिसमें अभी भी रिसर्च चल रही है। ठीक, यानी हम उतना ही जानते हैं जितना हमको बताया गया है, हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते। जितना हम लोग जानते हैं ना, हम मतलब दुनिया में अभी जितना ज्ञान है इसके बारे में बहुत कम ही है।
मेरे ख्याल से अभी 10% ही हम लोग पढ़ पाए हैं, बाकी बचा हुआ है। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, जे थॉमसन ने क्या बोला था, एक आध पॉइंट। अच्छा, जो नहीं बोला वो याद है, जो बोला वो याद ही नहीं है। एनीबडी, कोई, जे थॉमसन साहब ने क्या बोला था अमान? ठीक है, थोड़ा थोड़ा। जे थॉमसन मॉडल है ना, या इसी को शायद आपने पढ़े होगे, प्लम पुडिंग मॉडल। पढ़े हो क्या? पढ़े हो ना? तो उन्होंने ये बोला कि भाई एटम जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज गोला है। क्या है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ठीक। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द स्फीयर। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द स्फीयर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड रैंडमली। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड रैंडमली इनसाइड द एटम लाइक सीड्स, बोलने दो ना मेरे को, लाइक सीड्स ऑफ वाटरमेलन। भाई जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं ना, तो उन्होंने बोला एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही होते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही होते हैं। ठीक है। तो एटम बेसिकली कैसा है? न्यूट्रल ही। भाई एटम को उन्होंने बोल दिया पॉजिटिवली चार्ज है और अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? नेगेटिवली चार्ज। ठीक। लेकिन उन्होंने ये सब नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं दुनिया भर का, जो भी होगा। तो जे थॉमसन साहब की थ्योरी भी फिर गलत हो गई, क्योंकि रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आ गया। ठीक, एक बात। दूसरा, थॉमसन एक्सपेरिमेंट मतलब थॉमसन का जो मॉडल था, तो ये भी क्यों फेल हुआ? एक तो ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एटम की स्टेबिलिटी के बारे में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा, स्पेक्ट्रम थ्योरी को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। स्पेक्ट्रम थ्योरी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक। बस उसी बीच में लगभग 1920 आसपास का सन होगा, जो भी है ना, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आया। ठीक है ना, 1920 था, जो भी होगा। 1913 नहीं, 1913 में तो बोर आ गया था। 1913 में नील बोर ने दे दिया था। प्रूफ करते करते उनको 10 साल लग गए थे, जो भी होगा, हटाओ। ठीक है ना, चलो दे। तो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अब ये तो याद होगा, ये तो याद होगा ना। ठीक, सुनो। तो उन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल से पास किया, ठीक है ना। तो अल्फा पार्टिकल क्या खेत से लेके आए थे? कि बोले अभी भी कहानी हुई है, 2 बोरी अल्फा पार्टिकल मिले हैं। हाँ, नियति इतने दिन कहाँ थे तुम? मेरे को लगा कहानी वानी तो नहीं चल रही। बैठ। तो भाई अल्फा पार्टिकल कहाँ से लाए? साग के रत्न। देखो, सब पढ़ चुके हो तुमने 11th में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। भाई रदरफोर्ड साहब ने अल्फा पार्टिकल लिए, अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल में डाले, है ना। अब कोई रेत गिट्टी थोड़ी है कि हाथ से फेंक रहे हैं अपन, कुछ सिस्टम तो होगा ना उसका। अब ऐसा भी नहीं कि अल्फा पार्टिकल हमको दिखें। तो ये अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से मिले उनको? सब पढ़ा हुआ है तुम्हारा। हाँ, न्यूक्लियर
न्यूक्लियर नहीं, फिज़न अलग चीज़ है वो। न्यूक्लियर फिज़न, न्यूक्लियर फ्यूज़न वो एक अलग चीज़ है। चेन रिएक्शन जो होती है ना, यूरेनियम 232, वो एक अलग चीज़ होती है। उसका यूज़ हम करते हैं बम बनाने में। ठीक, जब फेंकना होगा तब बताना, तब बनाएंगे अपन, अभी नहीं। चलो ध्यान से, ध्यान देना भाई। अल्फा, मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में आपने अल्फा डीके, बीटा प्लस, बीटा माइनस पढ़े होगे ना, शायद पढ़े हो ना। तो यहीं से तो मिले अल्फा पार्टिकल, कहाँ से मिले? नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना? ध्यान देना। रेडियो एक्टिविटी पढ़े हो कि नहीं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडॉन, पोलिनियम, बहुत सारे। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की ये एक प्रॉपर्टी होती है कि दे इमिट्स अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स इस साइमल्टेनियसली। यानी आप कुछ मत करो, आप तो मटेरियल रख दो बस। उस मटेरियल की प्रॉपर्टी ही है कि वो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल क्या करेगा? एमिट करेगा। क्या करेगा? एमिट करेगा। ठीक है ना। इसीलिए ये काफ़ी कॉस्टली, बहुत महंगे होते हैं भाई। आज दुनिया में अगर झगड़ा चल रहा है तो किस बात का चल रहा है? यूरेनियम का। जिसके पास जितने ज़्यादा यूरेनियम वो कंट्री उतनी ज़्यादा अमीर मान के चलो। पैसे से कुछ नहीं होता है, समझ में आ रही बात? यूरेनियम, ठीक है ना। न्यूक्लियर एनर्जी पूरी उसी से। ठीक, तो अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से मिले? फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडॉन, पोलिनियम या जो भी हो। तो उन्होंने एक लेड का बॉक्स दिया और यहाँ उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का तो काम ही था अल्फा पार्टिकल एमिट करना, अल्फा पार्टिकल एमिट करना, पहली बात। फिर उन्होंने क्या किया? एक गोल्ड फॉइल लिया। क्या? गोल्ड फॉइल, सोने की एक पतली पन्नी, गोल्ड फॉइल, ठीक है ना। अच्छा, गोल्ड ही क्यों लिया सारथी? हाँ, गोल्ड बहुत ज़्यादा मेलिएबल होता है, समझते हो ना? बहुत ज़्यादा मेलिएबल, यानी उसको पीट पीट के अपन बारीक से बारीक लेयर हम बना सकते हैं। ठीक, इसीलिए गहने किसके बनते हैं? सोने के। चमकता भी है साला, और जैसी डिजाइन चाहो वैसी बन जाए। भी किसी ने बोल दिया कि मेरे को बाली में मोर होना, तो बारीक बारीक बना लेते हैं, तार बना दिए, मोर एक चिपका लो आप। आ रही बात समझ में भाई? कभी आप सोने के गहनों में अगर कारीगरी देखो तो मेरा मानना है कि ये तो एक बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई ऐसे बना कैसे लेते हैं। क्योंकि गोल्ड फॉइल को पतला से पतला आप कर सकते हो। बाकी किसी मटेरियल को अगर हम उतना पतला करें तो शायद मेरे ख्याल से टूट जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो क्या लिए? गोल्ड फॉइल। अब आप ऐसा समझ लो, इतनी बारीक कर दिए कि मान लो गोल्ड एटम्स की एक सिंगल लेयर है, मान लो, उतनी बारीक तो खैर नहीं होगी, मान लिए हमने कि गोल्ड फॉइल 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, बहुत ही बारीक। यानी एक पेज अपन देखते हैं, कॉपी का एक पेज देखें ना, उसका 100वां भाग उतनी बारीक, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक प्रकार से क्या है, ये इतनी बारीक फॉइल अगर हमने लिए तो इसका मतलब ये एक टाइप से क्या है? सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड एटम्स, सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड एटम्स, ठीक है ना। अब इसमें इन्होंने क्या किया? यहां से अल्फा पार्टिकल्स को डाला, तो ये अल्फा पार्टिकल्स कहां गए? गोल्ड फॉइल में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर फोटोग्राफिक प्लेट पर जो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस हुआ और उसका फिर उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है। तो अब ये तो एक्सपेरिमेंट था भाई। अब उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, उसके बाद उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला। अब कंक्लूजन निकाल लिया तो फिर हमको क्या बताया? हो सकता है कुछ ना बताया हो। कोई भी अच्छा व्यक्ति सारी चीज़ आपको नहीं बता देता है कि मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा थोड़ी कि मैं सब बता दूंगा तुमको, थोड़ा एक दो चीज़ रोक के रखूँगा, ठीक है ना। चलो, तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है, ध्यान से सुनना।
ये हो गया एटम। क्या? एटम। किसका भाई? अल्फा पार्टिकल को कहाँ से पास कराया? गोल्ड फॉइल में से ना, तो गोल्ड का एटम एक हमने लिए। अब इसमें मान लो ये अल्फा पार्टिकल्स डाले गए, ये हैं अल्फा पार्टिकल्स, मान लो, ठीक, अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स में चार्ज कितना होता है प्रतिभा? +2e, +2e। और अल्फा पार्टिकल का अथर्व मास कितना होता है? अथर्व, उड़ीसा बोलूं तब सुन खड़े होगे तुम। अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? ये मैं बता चुका हूँ क्लास में, मैंने क्लास में बताया हूँ, और हमने बहुत अच्छा पढ़े थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा, याद आया क्या? कराया था कि मैंने? रेडियस, when proton, neutron and alpha particle are projected in transverse magnetic field, then radius of their circular path, कराया हूँ, अच्छे से याद है। रेडियस mv/qb, उसके बाद मोमेंटम के टर्म में, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, एक्सेलरेटेड वोल्टेज के टर्म में, सारी चीज़ बताया हूँ। तो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा, दो तीन लेक्चर चला था वो। तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना तनिषा? ये बड़े शर्म की बात है। आप तक तो मैसेज आ गया होगा तेरे को। कितना होता है? 4। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज नियरली 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन। और प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। चलो ठीक है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, चार्ज कितना होता है? +2, ठीक है ना। तो जब ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड में से पास हुए, गोल्ड के एटम में से पास कराए इनको, तो ये देखा गया कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल सीधे ही निकल गए। कैसे? सीधे, अनडेविएटेड, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको, ठीक है ना। कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए, अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए बाय एक्यूट एंगल, बाय एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम, ठीक है ना। कुछ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट तो हुए लेकिन ज़्यादा डेविएट हुए, डेविएट हुए लेकिन ज़्यादा। भाई ओरिजिनल पाथ तो ये है ना, ओरिजिनल पाथ ये था, लेकिन उस पाथ में ना जाकर वो मुड़ गए, लेकिन ज़्यादा मुड़ गए, मतलब इनका डेविएशन ज़्यादा हुआ, ठीक है ना, इनका डेविएशन ज़्यादा हुआ। सेंटर के जो ज़्यादा पास में है ना, उनका डेविएशन ज़्यादा होगा, ठीक है ना, ये ऐसे, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स चार्ज कितना? +2e, चार्ज कितना? +2e, ठीक है। आई बात समझ में? भाई ऐसे मान लो, एक समझने के लिए हमने 10,000 अल्फा पार्टिकल्स डाले। कितने? 10,000। 10,000 अल्फा पार्टिकल में से लगभग 8,000 अनडेविएटेड, अनडेविएटेड सीधे निकल गए। तो इससे क्या प्रूफ हुआ? कि एटम का के अंदर उसका ज़्यादातर पोर्शन खोखला है। एटम के अंदर उसका ज़्यादातर जो पोर्शन है ना, वो कैसा है? खोखला है, एम्प्टी, खोखला है, अंदर कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो सीधे निकल गए, ठीक। 10,000 में से मान लो 8,000 अल्फा पार्टिकल्स अनडेविएटेड निकल गए, ठीक है ना। कुछ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हुए बाय स्मॉल एंगल, बाय स्मॉल एंगल
या बाय एक्यूट एंगल, ये पाथ था ओरिजिनल, ये इसका डेविएशन हो रहा है, तो ये एंगल मान लो कितना है, थीटा, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना। मान लो 8000 तो सीधे निकल गए थे, बचे कितने, 2000। अब 2000 में से भी मान लो 1500 जो थे, कितने, 1500, वो थोड़ा डेविएट होके गए, अब कितने बच गए, 500। कितने बच गए, 500। मान लो उस 500 में से 499 कितना बच गया, एक बच गया। तो 499 जो थे उनमें लार्ज डेविएशन हुआ। कैसा हुआ, लार्ज। इसका मतलब साला अच्छा बता रहा हूँ, इस साले की बात बाद में बताता हूँ, ठीक है ना। लार्ज डेविएशन हुआ, लेकिन 10,000 में से एक लगभग 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो वापस आ गया। 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो सारा वापस, ठीक। तो ये ऑब्जर्वेशन हो गए उनके। जब ये ऑब्जर्वेशन आ गए तो उन्होंने फिर सोचना चालू किया। तो उन्होंने कंक्लूजन क्या दिया, कंक्लूजन क्या दिया भाई, अधिकांश अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल गए, सोना मत, है ना। अधिकांश अल्फा, तैयारी चल रही है उसकी, अभी हाथ ऐसा है, थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा। मेरे मास्टर बेवकूफ़ है जो सामने खड़े होकर पढ़ा रहा है, ठीक। क्या हुआ भाई, अधिकांश पार्टिकल क्या हो गए, सीधे निकल गए। तो उन्होंने ये बोला कि भाई एटम का मैक्सिमम पोर्शन जो है अंदर से वो खोखला है, ठीक। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, डेविएट हुए बाय स्मॉल एंगल। तो अल्फा पार्टिकल में चार्ज पॉजिटिव है, कैसा है, और ये साले दूर जा रहे हैं। इसका मतलब अंदर पॉजिटिव चार्ज ही होना चाहिए, तब तो रिपेल करेगा ना। अंदर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, तभी तो वो रिपेल होंगे ना। भाई नेगेटिव चार्ज होता तो वो तो अट्रैक्ट कर लेता ना, खींच लेता, आ जा, काहे का बाहर जाना। आई बात समझ में। तो उन्होंने ये बताया कि अंदर पॉजिटिव चार्ज तो है, अब अंदर कहाँ पर है। तो फिर उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल से डेविएट हो रहे हैं, लार्ज एंगल से, यानी सेंटर में है। कहाँ पर है, सेंटर में। लेकिन 10,000 में से एक ऐसा था जो वापस आ गया। तो इसका मतलब सेंटर में तो है लेकिन बहुत ही छोटा, बहुत ही पूरा की पूरा पॉजिटिव चार्ज वहीं पर है। पूरा की पूरा पॉजिटिव चार्ज एटम के सेंटर में एक स्मॉल स्पेस में है, ठीक। जिसको उन्होंने फिर क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। क्या बोला उन्होंने, है ना। तो पहले ऑब्जर्वेशन लिया उन्होंने, ऑब्जर्वेशन के बाद फिर उन्होंने कंक्लूजन दिया। तो कंक्लूजन में उन्होंने ये बता दिया कि भाई ज़्यादातर पार्टिकल सीधे निकल गए, मतलब अंदर कुछ नहीं है, अंदर खोखला। कुछ पार्टिकल स्मॉल एंगल से डेविएट हो रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, मतलब उनको अंदर से कोई रिपेल कर रहा है, क्योंकि अल्फा में पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा में कैसा है, इसका मतलब अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन कुछ पार्टिकल तो लार्ज एंगल से डेविएट हो रहे हैं, मतलब वो ज़्यादा पास से डेविएट हो रहे हैं। और 10,000 में से एक ऐसा था कि जो वापस आ गया। तो इसका मतलब है अंदर पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन कहाँ पर है, सेंटर में एक स्मॉल स्पेस, कि सेंटर में एकदम एक पॉइंट जैसा मान लो आप कि पूरा की पूरा पॉजिटिव चार्ज वहीं पर है। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो ये था रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था ये तो, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। लेकिन अब उन्होंने, रदरफोर्ड साहब ने मॉडल अपना क्या दिया, बताया क्या फिर उन्होंने, हाँ क्या बताया उन्होंने भाई। पूरे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उन्होंने अपनी एक थ्योरी दिया, ठीक है ना। सुनो, पहला पॉइंट, एटम का पूरा की पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है, एटम का जो पूरा, वो उसके अंदर सेंटर में है, जिसको हम क्या बोलते हैं,
न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है। तो एटम का पूरा की पूरा पॉजिटिव चार्ज या पूरा की पूरा मास बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना भाई। एटम का मास मतलब उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम होता है, नहीं के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन को काउंट मत करो आप। तो एटम का मास मतलब प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। यानी एटम का पूरा की पूरा मास और पूरा की पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ प्रेजेंट है? एट द सेंटर इन अ स्मॉल स्पेस विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या बोला गया उसको? ठीक, क्या बोले? न्यूक्लियस। पहला पॉइंट। लेकिन चूंकि एटम तो न्यूट्रल होता है, एटम, अब एटम के अंदर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और एटम तो न्यूट्रल है, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज भी होगा। और इलेक्ट्रॉन की खोज तो पहले ही हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन की खोज तो पहले ही हो चुकी थी। तो उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तीसरी बात बताया उन्होंने कि नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब टोटल नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का नहीं, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। भाई पूरे इलेक्ट्रॉन्स का जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है। तो नेट चार्ज कितना? 0। नेट चार्ज कितना? 0। एटम इज न्यूट्रल, एटम इज। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है ना। चौथा, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं है। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। थॉमसन के समान नहीं कि तरबूज के अंदर बीज के जैसे हैं, घूम भी रहे हैं ये। ठीक है ना। एक बात, इलेक्ट्रॉन्स और रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, ये उन्होंने बताया। ठीक है। पांचवी बात क्या बोला उन्होंने? फॉर काइनेटिक इक्विलिब्रियम, फॉर काइनेटिक इक्विलिब्रियम। भाई घूम रहा है ना, भाई घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के तो हो ही नहीं सकता। सर्कुलर मोशन बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो अच्छा, मान लो यहां पे हमने हाइड्रोजन एटम लिए, कौन सा लिए? यानी वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोहर थ्योरी भी जो आई थी वो किसके लिए आई थी? वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है ना। यानी हाइड्रोजन एटम तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ना, क्या होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन। सुनो अब, फॉर काइनेटिक इक्विलिब्रियम, भाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन कर रहा है तो बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के संभव नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स संकेत कितना होता है? mv²/r। क्या होता है? mv²/r। ये है r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? कौन प्रोवाइड कर रहा है? न्यूक्लियस के कारण लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस के कारण लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। तो न्यूक्लियस में चार्ज कितना है? +E, हाइड्रोजन एटम, या ZE भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं? ZE। Z क्या है? एटॉमिक नंबर की एटॉमिक मास, सॉरी मास नंबर, एटॉमिक नंबर की मास नंबर। अच्छा, मास नंबर क्या होता है?
मास नंबर मीन्स व्हाट? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना। Z का मतलब एटॉमिक नंबर, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ना बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, और अपोजिट नेचर के हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ना भाई। अट्रैक्शन फोर्स का मतलब किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर। ध्यान सुनो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। ध्यान से समझना। फॉर काइनेटिक इक्विलिब्रियम रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन फॉर सर्कुलर मोशन इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय द न्यूक्लियस। तो कितना फोर्स लगेगा? 1/4 पाई एप्साइलॉन 0 या एप्साइलॉन नॉट, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन R²। फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स वेक्टर है, तो केवल आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है बस। इसके बाद में मैं चार्ज का साइन भी लूंगा। कहाँ लूंगा देखते हैं भी, ठीक। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई, ठीक है ना। अच्छा, तो अब आप एक काम करो, टोटल एनर्जी निकाल लो ना इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। ध्यान से सुनना, काइनेटिक एनर्जी कितना? 12 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। करीना, हाँ हाँ, MGS तो अपन 11वीं से पढ़ते आ रहे हैं ना माता जी। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बिटवीन टू चार्जेस या मोर देन वन चार्जेस, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने इतना ज़्यादा बता दिया था उसमें, जो सिलेबस में नहीं है, याद करो। क्यूब वाला भी बताया था, क्यूब वाला 8 चार्ज रखें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। साइड वाले चार्जेस कौन से, फेस डायगोनल वाले कौन से, मेन डायगोनल वाले कौन से, सब कराया हूं ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम याद है किसी को? क्या मतलब फिर? हाँ, अरे ये अपन ने पढ़े हैं भैया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज सिस्टम क्या? 1/4 पाई एप्साइलॉन 0 Q1 Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसमें एक चीज मैंने बगल में नोट करके लिखवाया हूं, क्या? Q1 Q2। अच्छा, कॉपी वॉपी बनाए हो कि नहीं बनाए? पक्का? Q1 Q2 विथ साइन लिखा होगा, कॉपी में देख लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी घर में जाके देख लेना, कराए कि नहीं कराए। मैंने बहुत ज़्यादा कराया हूँ, उतना सिलेबस में नहीं है, समझे ना। नीट का क्वेश्चन था, मैंने वो कराया था, ठीक है। चलो सुनो इधर। अब तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? ध्यान, हम क्या निकाल रहे हैं? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना? 1/4 पाई एप्साइलॉन 0 अपॉन R। Q1 Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस। लेकिन एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो चार्ज हमेशा विद साइन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितना भी आपने पढ़े हो, मैंने कई बार बोला हूँ, जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक लैम्डा, सिग्मा, रो, चार्ज विथ साइन। और जितनी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उसमें चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार पढ़ लेना अच्छे से, तुम्हारे लक्षण ठीक ठाक नहीं है, ये सब चीज़ें याद नहीं रहेगी तो आगे कैसे समझोगे आप, ये बताओ पहले। ये क्लियर हुआ क्या? सोच लो पहले।
भाई हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R। ठीक है ना। चलो अब एक काम करो, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान समझना, हाफ mv²। ध्यान सुनो इधर, एक R कैंसिल, तो mv² की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये तो हो गया हाफ। mv² की वैल्यू यहां से आप क्या लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ, E² बाई R प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² बाई, देख लो, ठीक है। चलो 2 को यहां लिख सकते हैं, क्या आ गया कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E², क्या बचा 1/2R माइनस 1/R आएगा। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस कितना, माइनस आएगा ना माइनस में। अरे एलसीएम 2R ले लो तो कितना होगा 1 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2R, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² बाई, ध्यान रखना अभी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम, विद इन एन, यहां तक समझ में आया। हाँ, ऐसा तो नहीं कि मास्टर ही चिल्ला रहा है। हाँ, अब काम की बात, अब काम की बात। आप मेरे को बस ये बताओ, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में है, मतलब R कम, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी कि कम होगी? भाई मान लो, इधर सुनो भाई, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर है, सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस ज़्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का रेडियस, उसके पाथ का, ऑर्बिट का रेडियस कम है, मतलब न्यूक्लियस के पास में, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा या कम, ज़्यादा या कम? भाई R कम है ना, R कम तो एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी कम होगी क्योंकि माइनस साइन है। ध्यान से सुनो, इधर सुनो, मान लो यहाँ माइनस नहीं होता, माइनस नहीं होता तो ये ज़्यादा तो ये कम, लेकिन ये माइनस है, क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगी, ये बात तय है। मतलब ये कम होगा तो ये ज़्यादा तो होगा, ये बात सही है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक भाई। मान लो R अभी जो भी था, E था कितना -2, मान लो हमने R कम करे, ध्यान समझना R को, तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। अभी इसको मत देखो, ये कम करे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, मान लो 4 हो गया, और कम करे और बढ़ेगा, मान लो कितना हो गया 6, लेकिन माइनस है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो बढ़ेगी, लेकिन चूंकि ये माइनस में है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो रही है, हाँ, -4 -2 से कम है कि ज़्यादा है? कम है ना गधों, कम है ना। तो एक चीज़ क्या पता चली, R कम तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कम, और R ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी। अच्छे से ये बात दिमाग में अभी नोट कर लो, काम आने वाला है। अगर इलेक्ट्रॉन का रेडियस कम है तो एनर्जी भी कम, और रेडियस ज़्यादा है तो एनर्जी भी, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब आप ये बता दो कि रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी ये क्यों फेल हो गई?
आर्यन, बहुत देर से परेशान है आर्यन भी, कभी ऐसे कभी ऐसे। भाई ये तो इधर मेरी बात सुन लो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, मॉडर्न फिजिक्स में से मान के चलना कि 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर? पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यूल नेचर, मॉडर्न फिजिक्स 1 जो हम पढ़ रहे हैं एटम, और मॉडर्न फिजिक्स 2 न्यूक्लियस जो आपके सिलेबस में नहीं है। ये पूरे फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है कंपटीशन में। 4 से 5 क्वेश्चन जेई मेन में, इसलिए इसको क्या कोचिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा समय देते हैं इसमें। फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, देयर आर 2 रीजंस, 2 कारण हैं उसके। नहीं बट पहला, ध्यान सुनना, पहला आप ध्यान से सुनो, रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, वहां तक ठीक है, ठीक ना। लेकिन एक बात और है, ध्यान सुनना मेरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब पढ़ोगे ना आप, वहां आएगा, अभी फिलहाल याद रखना, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब एनर्जी, मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट हो रहा है, क्या हो रहा है? एक्सेलरेट, तो वह एनर्जी रिलीज करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक, तो यहां देखते हैं अपन। तो आप ये बताओ मेरे को, ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हैं, क्या ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हैं? क्या ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हैं? हाँ या ना? मानस, हाँ या ना? है ना? बे गधे हो गया। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है? अरे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ना। अरे वेलोसिटी तो चेंज होती है ना, स्पीड भले ही कांस्टेंट रहे ड्यू टू डायरेक्शन। पढ़ाया हो ना 11th में, 2 एक्सेलरेशन होते हैं, AR और AT, AR और AT। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहे हैं ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी किधर? टुवर्ड्स द सेंटर, v²/r, v²/r। भाई ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, मास हटा दो तो जो बचा हुआ एक्सेलरेशन है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल तो है ना, एक्सेलरेशन है, इसका मतलब दीज आर द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द, और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एनर्जी रिलीज करता है इन फॉर्म ऑफ, तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी रिलीज करेंगे। ध्यान सुनना, ये इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी रिलीज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी समय के साथ कम होते जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी समय के साथ कम होते जाएगी, और अगर एनर्जी कम तो आर भी कम, एनर्जी कम हो रही है तो आर भी कम हो रहा है ना। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो रही है, समझ में आ रही मेरी बात, तो आर भी कम होते जाएगा। यानी पहले वो जिस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था, अब उसका ऑर्बिट धीरे धीरे, और आखिर में क्या होगा? न्यूक्लियस में गिर के कोलैप्स हो जाएगा, खत्म। क्या हो गया? तो यहां पर रदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया। इसीलिए हमने टोटल एनर्जी निकाले और ये बताया कि आर कम तो एनर्जी भी कम। बात समझ में आ रही? भाई मैक्सवेल के अकॉर्डिंग एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, और अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहे हैं इसका मतलब एक्सेलरेशन तो है, और एक्सेलरेशन है इसका मतलब दे इमिट्स एनर्जी, वो एनर्जी रिलीज करेंगे, और एनर्जी रिलीज करेंगे तो उनकी एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो उनका रेडियस कम, रेडियस
कम। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होते जाएगी उसका रेडियस कम होते जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो कैसा है, स्पाइरल, क्या बोलते हैं, स्पाइरल। और आखिर एट लास्ट इट फॉल्स ऑन न्यूक्लियस, खत्म। तो यहाँ तो ये थ्योरी गई काम से ठंडे बस्ते में। दूसरी बात उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व इन एवरी पॉसिबल रेडियस, एवरी पॉसिबल रेडियस, किसी भी रेडियस में वो रिवॉल्व कर सकते हैं। गलत है ये भी। यहां आपकी स्पेक्ट्रम थ्योरी फेल हो जाती है। भाई एक सर्टेन ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व करेगा तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की वेव इमिट करेगा, ठीक है ना। लेकिन वो तो बोल रहे हैं जहां चाहे वही घूम ले वो, ऐसा थोड़ी है। भाई हर रेडियस में अगर वो रिवॉल्व कर सकता है तो इसका मतलब है कि हर फ्रीक्वेंसी की वेव वो इमिट कर सकता है। तो हाइड्रोजन एटम हमने लिए, तो हाइड्रोजन एटम का जो इमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए कि लीनियर, कंटिन्यूअस होना चाहिए। पूरी फ्रीक्वेंसी उसमें होना चाहिए भैया, पूरे कलर दिखना चाहिए आपको। तो अगर वो हर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है तो हर ऑर्बिट की एक फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब हाइड्रोजन एटम हर फ्रीक्वेंसी की वेव इमिट करेगा। तो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में सारी फ्रीक्वेंसी दिखना चाहिए, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पूरी फ्रीक्वेंसी दिखती नहीं है, केवल 4 ही दिखती है। वंशिका, कौन कौन सी? 1 घंटा हो गया पेपे करते हुए, फेफड़ा सूखने लग गया अब चिल्ला चिल्ला के। आते से बताया हूँ, लाल, हरी, नीली और बैगनी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, ठीक। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में 4 ही दिखती है, कितनी? तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कुछ 4 ही ऑर्बिट में घूम सकता है, बस कुछ 4 ही ऑर्बिट ऐसी होंगी जहां हर पॉसिबल ऑर्बिट में वो रिवॉल्व नहीं कर सकता। और नहीं तो फिर एटम की का जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है ना, उसमें सारी फ्रीक्वेंसी हमको दिखना चाहिए स्पेक्ट्रम में, जो नहीं दिखती। तो फेलियर समझ में आया? देयर आर 2 रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। याद रखना, रदरफोर्ड मॉडल मान के चलना, पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन आएगा, या तो बोहर आएगा या तो उसके बाद में कैलकुलेशंस हैं पूरे। और कैलकुलेशंस ज़्यादा ऐसा होता है कभी कभी कि भाई बायो को ध्यान में रखते हुए वो नहीं देते। लेकिन आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कल तक। रदरफोर्ड के पॉइंट्स क्या थे, फेलियर के रीज़न क्या थे, 2, ठीक है ना। फिर नील बोर आए, उनने बताया कि भाई हर पॉसिबल रेडियस में चक्कर नहीं लगाएगा, हर पॉसिबल रेडियस में चक्कर कुछ फिक्स है, ये साला वहीं चक्कर लगाएगा। समझ में आ रही ना बात? हर जगह थोड़ी चक्कर लगाएगा, कुछ खास है वहीं चक्कर लगाता ही। बात समझ में आ गई? वैसे भी तुम लोग को बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। बोर ने क्या बोला, ये ऐसा प्राणी नहीं है कि हर जगह चक्कर लगाएगा, कुछ खास है वहीं चक्कर काटेगा ये। आई बात समझ में? क्योंकि वहाँ पर स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करता है वो, स्टेशनरी वेव। और स्टेशनरी वेव मैंने ही पढ़ाया 11th में। स्टेशनरी वेव अपनी जगह में फैलती है और सिकुड़ती है, लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करती, एनर्जी लॉस नहीं होता, ठीक है ना। कल पढ़ेंगे कहाँ चक्कर लगाएंगे ये। समझ में आया? हाँ, पहले डाल्टन, उसके बाद थॉमसन, फेलियर ऑफ थॉमसन, उसके बाद रदरफोर्ड, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, और उसके बाद में थ्योरी, और उसके बाद फेलियर ऑफ, हालांकि एक चीज़ छूट गई पढ़ाते पढ़ाते, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दैट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज द रेडियस ऑफ, कल याद दिला देना, कल कर लेंगे।